हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल हाउस। तो हमको मालूम है कि हाउस प्रॉपर्टी में दो टाइप के हाउस होते हैं, एक तो रेसिडेंस हाउस और दूसरा रेंटल हाउस। तो पहले हम रेंटल हाउस का फॉर्मेट देख रहे हैं कि कैसे उसको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट है हमारा एनुअल वैल्यू, जिसमें से हम अनरियलाइज रेंट या फिर वेकेंट पीरियड्स को माइनस करेंगे, जो भी हमारा डिटेल में दिया होगा। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहेंगे, जिसमें से म्यूनिसिपल टैक्स दिया होगा तो उसको माइनस करेंगे तो हमारा नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। अब नेट एनुअल वैल्यू के बाद हमें दो चीज़ों को माइनस करना होता है। एक तो कंपलसरी है, जो 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू होता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये तो माइनस होगा ही होगा, चाहे वो क्वेश्चन में दिया, यूजुअली ये क्वेश्चन में देता नहीं है। और फिर सेकेंड है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर हमने कोई लोन लिया है घर को बनाने के लिए ना, तो उस पर अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसकी भी हमें यहाँ पर छूट मिलेगी। तो जब इतना सब कुछ करने के बाद जो भी हमारा आंसर है उसको हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब आता है हमारा एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है। तो एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चार चीज़ दिए होंगे, या तो म्यूनिसिपल वैल्यू दी होगी, या फेयर रेंट दिया होगा, या स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट, यानी कुछ भी हमको इनमें से दो या तीन डिटेल हमको दे सकता है। तो हम इसको याद करने का सिंपल तरीका जान सकते हैं। देखिए, म्यूनिसिपल वैल्यू यानी एम, ओके, फेयर रेंट यानी एफ, फिर एस, फिर ए। तो एम का हम यहाँ पर एम को लेंगे मैं, एफ से फिर एस से आएगा से, और ए से आएगा आऊँगा। ओके, तो मैं फिर से आऊँगा, ये आपको ऐसा फॉर्मेट ही समझ के याद करना है। मैं फिर से आऊँगा, हमेशा ये चार ऐसा सीरीज़ में होंगे। तो दोनों में से म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से जो भी हाई होगा हम उसको लेंगे। फिर उसके बाद आता है जो भी, अब इन दोनों में से जो आंसर आया हमारा हाई ना, उसमें से अब स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे। अब इन दोनों में से जो लो होगा उसको लेंगे, और फिर जब जो लो वाला आंसर आएगा ना, तो उसके साथ हम एक्चुअल रेंट का कंपैरिजन करेंगे। मतलब फर्स्ट इन दोनों के साथ, फिर जो भी हमको मिला है हाई में से उसको उसके साथ स्टैंडर्ड रेंट का, फिर अब जो हमको आंसर मिला उसके साथ एक्चुअल रेंट का। हाई लो हाई, मैं फिर से आऊँगा। समझ में आया? हमको ऐसे ही करना है। फिर जो भी हमारा आंसर आएगा इन सबको करने के बाद फाइनल हमको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, वो हमारा वो हमारा एनुअल वैल्यू कहलाएगा। यहाँ एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब है जब हम म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे और उसके साथ जब हम स्टैंडर्ड रेंट का कंपेयर करेंगे ना, वो एक्सपेक्टेड रेंट ही कहलाता है। तो हम उसको उतना ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। अब आता है हमारा म्यूनिसिपल टैक्स। अब इसके बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है हमारा विच एवर अमाउंट पेड बाय द ओनर फुल्ली डिडक्टेबल। जो भी ओनर पे करेगा फुल्ली डिडक्टेबल होगा। पेड बाय द टेनेंट, अगर कोई किराएदार के द्वारा पेमेंट किया गया म्यूनिसिपल टैक्स का, तो वो डिडक्शन के अलाउ नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट है हमारा इफ़ ड्यू देन इग्नोर नो एंट्री। अगर ड्यू है, कोई पेमेंट ही नहीं किया है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, इसको हम पूरा इग्नोर करेंगे। फिर आता है कुछ नोट्स हमारा, जैसे कि अगर 4 महीने वो खुद रहा है और 8 मंथ के लिए रेंटल कर दिया उसी घर को, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एज इट इज़ कैलकुलेट होगी, जैसा मैंने आपको अभी फॉर्मेट में बताया है। और सेकंड पॉइंट है हमारा, यदि वो 4 मंथ खाली रहा है उसका घर और 8 मंथ के लिए उसने रेंट पे दिया है, तो अब उस जगह पे हम क्या करेंगे, तो एक्चुअल रेंट यानी कि ये वाला एक्चुअल रेंट में से वैकेंट पीरियड का रेंट को जोड़ देंगे। जो हमारा घर खाली रहे उतने टाइम का रेंट जितना बनता है ना, उसको जोड़ेंगे और फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। बिना जोड़े उसको कंपेयर नहीं करना है, वरना हमारा आंसर गलत होगा। जो एनुअल आएगा, मतलब दोनों में से जो कंपेयर करेंगे ना, जो हमारा फाइनल जो डिसीज़न हमको मिलेगा ना, तो वो उसी से वेकेंट रेंट को घटा देंगे। मतलब पहले हमको इसमें जोड़ना है, इसके बाद इससे कंपेयर करना है। जो भी हमारा हाई को मिलेगा उसके बाद यहाँ पास वो आंसर आ जाएगा एनुअल वैल्यू, दैट्स इट। उसके बाद हमें अनरियलाइज रेंट और वेकेंट पीरियड जितना भी हमने यहाँ जोड़ा था उसको यहाँ पास हम माइनस करेंगे, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ अलग से सेल्फ रेसिडेंस हाउस के लिए देख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील और इसकी नेट एनुअल वैल्यू भी नील आएगी, क्योंकि हमारा घर हम खुद रह रहे हैं तो हमको पैसे तो मिलेंगे नहीं, इसलिए उसकी वैल्यू नील हो जाएगी। फिर आता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जब पैसे ही नहीं आए तो डिडक्शन किस बात की। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पास आपको ध्यान रखना है कि हम रेसिडेंस हाउस के बनाने के लिए लोन तो ले ही सकते हैं, यानी हम इंटरेस्ट तो पे करेंगे ही उस पर। तो यहाँ पर जितना भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे ना, तो वो यहाँ पर हम उसको घटाएंगे। ओके, तो यहाँ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा हमें रेसिडेंस हाउस से लॉस ही होगा, कभी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि हमको इनकम कुछ भी नहीं होगी बट हमारा जाएगा ज़रूर। तो जो भी आएगा हमारा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
अब देखते हैं कुछ डिडक्शन फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस फॉर लोन। अगर हम लोन के केस में देखें ना तो कुछ उसकी नियम कानून है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। बिफोर 31 मार्च 1999 अगर हमने कुछ भी घर को बनवाया है या ख़रीदा है ना, तो उसके पहले अगर हम 1999 से पहले करते हैं तो उसके केस में क्या होगा? परचेस ऑफ हाउस, या तो हमने घर खरीदा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या रिपेयर ऑफ हाउस। अगर हमने 1999 से पहले कुछ भी किया है ना, तो उसकी मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट है हमारी 30,000 रुपीज़। ओके। और आफ्टर 31 मार्च 1999 अगर हमने कंस्ट्रक्शन कराया है या रिपेयर कराया है, ठीक है। यहाँ पास आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सिर्फ 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और रिपेयर ऑफ हाउस। और 13 बिफोर वाले में हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पास भी हमारी मैक्सिमम डिडक्शन जो है जो 30,000 ही है। फिर आता है हमारा आफ्टर 31 मार्च 1999 परचेस ऑफ हाउस और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इसकी हमें मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 2 लाख रुपए, या फिर कैलकुलेशन के हिसाब से जितना भी हमें आएगा वो। गॉट इट। तो आफ्टर 31 मार्च 1999 परचेस ऑफ हाउस दे रहा है और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, और आफ्टर 31 मार्च 1999 रिकंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर। अब बिफोर में हमको चारों ऑप्शन को इकट्ठा दे रहा है। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, डिडक्शन फ्रॉम रेंटल हाउस। अगर हम रेंट पे दिए हैं तो उसके केस में क्या होगा? फॉर लोन, ठीक है। लोन टेकन फ्रॉम परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज डिडक्टेबल इफ़ पेड और नॉट। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ़ पेड और नॉट। इसका कैसे निकालेंगे? 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पर ईयर एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि हमने घर बनवाया है, उस टाइम का लोन को हम अब डिडक्शन के लिए अलाउ करवा सकते हैं, तो ये 1/5 है। ओके, इसको मैं अभी और डिटेल में आपको क्लियर कर दूंगी। बाकी फिर और जो हमारा अभी पर ईयर जो हमारा चल रहा है ना एक्चुअल इंटरेस्ट, वो तो हमारा परमानेंट रहेगा ही। चलिए और देख लेते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता क्या है। जब हम घर बनवाते हैं ना, और हमारा घर बनने के बाद हम घर बनवाएं तो इंटरेस्ट तो लेंगे, लेकिन हम उस समय इंटरेस्ट नहीं, लोन तो लेंगे, बट उस समय उसकी पेमेंट नहीं करते। पेमेंट हम घर बनने के बाद करते हैं, तो ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वही होता है। देखो, डेट ऑफ बोरोइंग लोन, जब हमने जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 अप्रैल 2019 को घर बनवाने के लिए लोन लिया था, अब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, इतने से लेकर ये जो बीच का डिफरेंस है ना, सिर्फ यही हमारा इंटरेस्ट निकलता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो डैश बना हुआ है ना, सिर्फ हमको इंटरेस्ट इसी टाइम का निकालना होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने 1 अप्रैल 2019 को घर बनवाने के लिए लोन लिया, ठीक है, और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन है हमारा 1 अप्रैल 2022, यानी कि हमने लंबा लोन लिया है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो 1 अप्रैल 2019 से लेकर के हमारा घर बनकर कंप्लीट कब हुआ है? 31/3/2022 को। 31 मार्च 2022 हमने देखो हमारा बन के कंप्लीट कब हुआ है? 1/4/2022 को, लेकिन हम 1/4/2022 कभी नहीं लेंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमको 31 मार्च इमीडिएट प्रीसीडिंग, यानी कि जो तुरंत ही 31 मार्च बीता होगा ना, हम उसी को लेंगे। कभी भी हम कंप्लीशन ईयर को अप्रैल मार्च कुछ अप्रैल मई जून जुलाई ये सब नहीं लेंगे, सिर्फ मार्च को ही लेंगे। तो इसके जस्ट अप्रैल 1/4/2022 से जस्ट पहले कौन सा मार्च बीता है? 31 मार्च 2022। तो यहाँ पास 31/3/2022 को हम लेंगे। तो अब 1/4/2019 से लेकर के 31/3/2022 तक का जितना भी इंटरेस्ट होगा ना, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो मंथ्स कितने हो गए हमारे? 36 मंथ। अब 36 मंथ में फॉर एग्जांपल अगर हमें रेट दिया हुआ है 6% की रेट से हमें इंटरेस्ट देना है, तो 36 मंथ को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 लाख रुपए इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा। अब ये जो 2 लाख रुपए अमाउंट है ना, इसको हम 5 सालों तक डिडक्शन करवा सकते हैं। और ये 5 साल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, जब हमारा कंप्लीट हो गया ना ईयर 31 मार्च 2022 को, अब हमारा ये वाला वैल्यू करेगा, ठीक है। इसको ये वाला कंप्लीट होने के बाद अब जस्ट इसके बाद से 31/3/2022 के बाद आता है हमारा 1/4/2022। जस्ट उसके बाद के मंथ से हम उसको कैलकुलेट करना चालू कर देंगे 1/5 ईयर को, ठीक है। तो 1/4/2022, फिर 1/4/2023, ऐसा करते करते ऐसा 5 साल हमारा हो जाएगा। तो 1/4/2026 और 31/3/2027 तक का हम डिडक्शन अलाउ करवा सकते हैं। कितना? 1/5, यानी कि किसी भी इंटरेस्ट का 5वां हिस्सा। 5वां हिस्सा 2 लाख का आता है हमारा 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये हम 5 साल तक डिडक्शन ले सकते हैं। अब आता है कुछ नोट्स हमारा।
जब भी हाउस बनकर तैयार होगा उसी समय का बीता हुआ 31 मार्च को लेना है, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। जैसे 1 अप्रैल से हो चाहे जितने में भी अप्रैल मार्च कभी भी वो कंप्लीट होगा, हम लोगों को इमीडिएट मार्च को ही लेना है। जैसे कि एग्जांपल, डेट ऑफ कंप्लीशन 31 मार्च 2019 से लेकर 31 मार्च 2018, मतलब अगर हम 31 मार्च 2019 को ही हमारा घर कंप्लीट हुआ तो अब यहाँ मार्च तो ऑलरेडी है, तो हमको क्यों लेने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं सोचना है, हमको उसके 1 साल पीछे ही क्यों ना जाना पड़े, हमको पिछला ही मार्च लेना है, इमीडिएट वाला, ठीक है। तो यहाँ 31 मार्च 2018 आ जाएगा। फिर 1 अप्रैल 2020 को हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो हम 31 मार्च 2020 ले लेंगे। 31 अगस्त 2019 को कंप्लीट हुआ है तो 31 मार्च 2019 आ जाएगा। 1 नवंबर 2019 है तो 31 मार्च 2019 आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। डेट जो कि हमारा बोरोइंग डेट है उसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पास, वो जहाँ जितने भी टाइम का दिया है हमको वहीं से कैलकुलेट करना है। लेकिन डेट ऑफ कंप्लीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को गलती होती है। और सेकेंड पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन डेट ऑफ बोरोइंग से लेकर के इमीडिएट प्रीसीडिंग 31 मार्च तक का ही करना है। गॉट इट। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा 5 ईयर का कैलकुलेशन भी इमीडिएट प्रीसीडिंग जिससे कि इंटरेस्ट निकाले हैं उसी के बाद 1 अप्रैल से चालू हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा घर जब भी कंप्लीट होगा हम उसको मार्च में कंप्लीट मानते हैं, करते ही हैं, और उसके बाद जो भी उसके बाद का अप्रैल से जो चालू होगा हमारा ईयर, वहीं से हमारा 5 ईयर का इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। ये नहीं कि हमारा घर बना है 2000 में और हम उसके आज जैसे 2022 में चाह रहे हैं कि उसकी डिडक्शन मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जब आपका घर बन के तैयार हुआ है जस्ट उसके बाद से 5 साल तक आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन की आपको डिडक्शन मिलेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मोर देन 2 हाउस फॉर सेल्फ रेसिडेंस, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा रेसिडेंस के लिए घर है तब क्या होगा। एनुअल वैल्यू ऑफ 2 हाउसेज नील, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा घर है तो सरकार बोलती है कि आपको 2 घर तक के लिए कोई टैक्स नहीं भरना है, 2 घर आपके लिए छूट है। बट एनुअल वैल्यू ऑफ रेस्ट हाउस, अगर उससे ज़्यादा घर है तो उसके लिए विल बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट होगा, रेंट के हिसाब से, चाहे वो आप खाली रखो चाहे कुछ भी करो, अगर 2 से ज़्यादा घर है तो आपका रेंटल की तरीके से कैलकुलेट होगा। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा इफ़ हाउस इज़ ऑक्यूपाइड बाय एनी रिलेटिव विदाउट रेंट, वैल्यू ऑफ हाउस इज़ कैलकुलेटेड एज रेंटल हाउस। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ठीक है अपने रिलेटिव को दे दिए, चलो रह लो, हमारा घर तो खाली, हमारे पास तो ऑलरेडी 2-3 घर है तो तुम रह लो। ऐसा अगर कोई करता है तो उसको हम रिलेटिव के उससे नहीं देखेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स का मेन पॉइंट है कि वो उस पर रेंटल की तरीके से उस पर भी टैक्स कैलकुलेट करेगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ पार्शियल प्रॉपर्टी फॉर होल प्रीवियस ईयर। फर्स्ट पॉइंट पार्ट यूज बाय ओनर, खुद अगर उसने ओनर ने यूज़ किया उसके आधे हिस्से को तो एनुअल वैल्यू विल बी नील। पार्ट यूज फॉर रेंटल, अगर रेंट के लिए उसने आधा घर को दिया है तो एनुअल वैल्यू विल बी एज कैलकुलेटेड, जैसे हमने फॉर्मेट में देखा था। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा पार्ट यूज फॉर बिजनेस, अगर उसने अपने आधे घर या कुछ हिस्से को बिजनेस के लिए यूज़ किया तो नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, उसको हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल नहीं करेंगे, हमारा बिजनेस का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड है हमारा रिसीव अनरियलाइज रेंट इन पास्ट, अगर हमें हमारा घर था, किराएदार रहे हैं, ठीक है, अगर हमें वो रेंट दिए बिना चले गए तो हमने तो दिखा दिया कि हमें रेंट नहीं मिला है, वैकेंट पीरियड नहीं बोलेंगे उसको, अनरियलाइज रेंट बोलेंगे, ठीक है। तो वो हमने तो उस ईयर में दिखा दिया, बट उसके बाद अगर 3-4 सालों बाद अगर हमको वो पैसे मिलते हैं उस केस में क्या होगा। इफ़ डिडक्शन रिसीव्ड अर्लियर देन अनरियलाइज रेंट अमाउंट, अगर हमको डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुकी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये एनुअल वैल्यू में से अगर हम अनरियलाइज रेंट को ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं तब हमारा अनरियलाइज रेंट का जो भी हमारा अमाउंट मिला हुआ है वो आएगा, उसमें से हमें 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू की डिडक्शन मिलेगी। फिर जो भी आंसर आएगा वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, अगर हमें डिडक्शन मिली हुई है तो हमें यहाँ पास फिर 30% की डिडक्शन मिलेगी। और पास्ट ईयर में अनरियलाइज रेंट रिसीव होगा तो अगर हमें प्रीवियस ईयर में अनरियलाइज रेंट रिसीव होगा तब क्या करेंगे, लेंगे, बाकी होगा तो लेंगे बाकी, और एक्सपेंस वगैरह किया होगा तो मैटर नहीं करता तो नहीं लेंगे। अदर किसी ईयर में किया, अदर किसी ईयर में क्या मिला क्या नहीं डजंट मैटर। अगर हमें प्रीवियस ईयर में अनरियलाइज रेंट मिल रहा है तो क्या उसमें से अगर कुछ एक्सपेंस कर दिया तो क्या एक्सपेंस, क्या हमको कोई लेना देना नहीं है।
हमें सिर्फ जब जिस ईयर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, अगर उस ईयर में हमको कुछ मिल रहा है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में हमको घुमाने के लिए या परेशान करने के लिए ऐसा दिया होता है कि हमें प्रीवियस ईयर में मिला है, प्रीवियस ईयर, इस ईयर में हमें अनरियलाइज रेंट मिला, तो हमारे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि हम जिस भी ईयर का हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, हमको सिर्फ उसी ईयर से मतलब है। और अगर उस ईयर का हमें डिडक्शन नहीं वहाँ पास मिल चुका है तो हमें यहाँ 30% की भी मिलेगी, और अगर वहाँ पास हमने अनरियलाइज रेंट को माइनस नहीं किया है तो हमारा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी यहाँ पास, ठीक है। तो फाइनली अभी ये चैप्टर हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट मैं आपको और अदर चैप्टर कराऊंगी, तो मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब करते रहना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसे अच्छी तरीके से वीडियो बनाते रहूँ। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।